इंडिया बोले में इस बार बात आम बजट की। 1 फरवरी को सबकी नजरें वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनके बजट भाषण पर रहेंगी। इस बार का बजट राजनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम होगा, खासकर अगले साल के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन वित्त मंत्री के सामने भी ढेरों चुनौतियां हैं। चुनौती न सिर्फ विकास दर और राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर है, बल्कि निजी निवेश के मोर्चे पर भी। खेती अभी तक फायदे का सौदा नहीं बन सकी है, न ही हर खेत को पानी नसीब हो पाया है। किसान आज भी खुदकुशी करने को मजबूर है। नोटबंदी के बाद रोजगार के मोर्चे पर मुश्किलें और बढ़ी हैं। कम ब्याज दर, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी दरों जैसे कई सवाल उद्योग जगत के हैं, तो कई सवाल नौकरी पेशा इंसान के भी हैं। ऐसे में क्या आयकर के दायरे में बदलाव हो सकेगा? तेल के बढ़ते दाम के बीच क्या महंगाई से राहत मिल सकेगी? किसान की बदहाली क्या रुक पाएगी? युवा देश में रोजगार क्या वाकई बढ़ सकेगा? उद्योग जगत का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे वित्त मंत्री? शिक्षा, सेहत और ग्रामीण विकास के मोर्चे पर कल्याणकारी योजनाओं का क्या होगा? रक्षा के मोर्चे पर क्या कुछ हो सकता है? और सबसे अहम सवाल कि ये सब करने के लिए सरकार पैसा आखिर जुटाएगी कहां से? विनिवेश, पीपीपी या कुछ और? क्या वाकई ये बजट अच्छे दिनों का एहसास करा पाएगा? ऐसे ही तमाम बुनियादी सवालों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोज गैरोला साहब हैं, हमारे साथ जाने माने किसान नेता किशनवीर चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल जी हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंज्यूमर एक्सपर्ट बिजॉन मिश्रा साहब, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता तरुण चुग साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ेंगे हिलाल नकवी साहब। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की जनता जनार्दन भी मौजूद है। सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले बजट को लेकर ये खास रिपोर्ट देखिए। अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर, फिर तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े सरकार के लिए राहत देने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2018 में जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.75% रहने की उम्मीद है। वहीं 2019 में विकास दर 7 से 7.5% रहने की उम्मीद जताई गई है। 2018 में सर्विस सेक्टर में 8.3% ग्रोथ रेट का अनुमान जताया गया है। आर्थिक सर्वे में दावा किया गया है कि नोटबंदी से फाइनेंशियल सेविंग की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिली है। इसके अलावा जीएसटी को भी टैक्स रिफॉर्म की दिशा में अहम कदम बताया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार जो है अपने टारगेट के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से जो आगे का अनुमान कर रही है, वो 7 से 7.5% जो है जीडीपी ग्रोथ को टारगेट कर पा रही है। जो करेंट ईयर में जिसको डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से इम्पैक्टेड जो हमारा पिछला साल गया है। सर्वे के मुताबिक अर्थव्यवस्था को बीते 1 साल के दौरान किए गए रिफॉर्म से खासा सपोर्ट मिला और इसका असर अगले साल भी दिखेगा। हालांकि 2018-2019 में क्रूड की कीमतों में तेजी जैसे कई फैक्टर्स चुनौती के तौर पर सामने आ सकते हैं। क्रूड की कीमतों में 12% बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। इससे महंगाई को काबू में रखना मुश्किल हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। यामिनी अग्रवाल जी, सबसे पहले एक बहुत सीधा और सरल सवाल, जो दर्शक देख रहे होंगे वित्त मंत्री को 1 फरवरी को, वो क्यों देखें? आम बजट का आम जनता के लिए क्या कुछ मतलब होता है? एक आम आदमी ये ज़रूर जानना चाहेगा कि उसके लिए क्या चीज़ सस्ती हो रही है या क्या चीज़ महंगी हो रही है, उसका कितना कर देना है और उसका कितना कर बच जाता है। वो ये भी जानना चाहेगा कि जिस सरकार को उसने चुना है उस सरकार की क्या नीतियाँ उसके भविष्य को सुरक्षित करती हैं, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में हो, या किसी और तरीके से सब्सिडी देने के मामले में हो। जी बिल्कुल। मनोज गैरोला साहब, एक चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगा। आज़ादी के बाद एक लंबे समय तक बजट की गोपनीयता जिस तरीके से नज़र आती थी, 2018 में आपको लगता है कि वास्तव में उसकी रिलेवेंस बची है, या बहुत सारी चीज़ें बजट से पहले या बजट के बाद सामने आती हैं? जी देखिए, ऐसा है, ये जो बजट है ये पहला बजट है जो कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आएगा। तो कई सारे जो टैक्सेस थे जिसके कारण कई वस्तुओं के जो कीमत है वो ऊपर जाती थी या नीचे होती थी, वो अब इस बजट के दायरे से करीब करीब बाहर आ गई हैं। वो जो जीएसटी काउंसिल है जिसमें तो वो ही काउंसिल डिसाइड करेगी कि किस चीज़ पे कितना टैक्स लगेगा।
और दूसरी जो बात है, लेकिन अभी भी एक आम आदमी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है कि उसके ऊपर टोटल टैक्स कितना लगेगा जी। तो ये वो जो सस्पेंस फैक्टर चीज़ों की कीमतों में तो कम हो गया, लेकिन टैक्स के मामले में जो डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, उसके मामले में वो बरकरार है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, और वो ये कि आर्थिक मोर्चे पर किस तरीके की चुनौतियां फिलहाल नजर आती हैं वित्त मंत्री के सामने जब वो बजट अपना तैयार कर रहे हैं, तो किस तरीके की चुनौतियां उनके सामने? देखिए, ऐसा है कि ये जो बजट है, ये बजट इस सरकार का आखिरी बड़ा बजट, पूरा बजट है जी। तो जनरली ये हिस्टोरिकली देखा गया है कि किसी भी सरकार का जो आखिरी बजट होता है वो पॉपुलिस्ट बजट होता है। उसमें क्या करती है जनरली सरकार की, वो जैसे कि मिडिल क्लास को खुश करने के लिए आयकर, जो इनकम टैक्स की जो सीमा है उस पे हो सकता है कि थोड़ी बढ़ोतरी कर दे, 2.5 लाख से 3 लाख कर दे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिले। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पिछले 3 साल से हमारी जीडीपी लगातार नीचे की दिशा में ही जा रही है। तो और दूसरा है कि अगर हम देखें तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद पिछले 3 महीनों से जो जीएसटी का कलेक्शन है, जितनी उम्मीद थी उतना नहीं है। लास्ट महीने में तो बल्कि 80,000 करोड़ ही रह गया है। हिलाल नकवी साहब, बजट के बाद के रिएक्शन का इंतजार हम 1 फरवरी के बाद करेंगे, लेकिन रचनात्मक विपक्ष के तौर पर आपको क्या लगता है, वित्त मंत्री के सामने आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं इस बार? जी हाँ, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी के सामने। पहली बात ये कि उनको फिस्कल डेफिसिट उसको कंट्रोल करना है, जो कि बुरी तरह से बिगड़ चुका है इससे, क्योंकि जीएसटी से आने वाला जो पैसा है जो अनुमानित था उससे कहीं कम आया, वो लगातार गिर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले 13 साल में सबसे कम इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करीब करीब नहीं के बराबर हुआ है। और नोटबंदी के बाद हमने ये देखा था कि बहुत से लोगों ने अपने रोजगार खोया है। किसानों की हालत ख़राब है, मजदूरों की हालत ख़राब है, पेट्रोल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब नॉर्थवर्ड शुरू हो गए, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तरुण चुग साहब, काम नहीं हो पाया है। अगर हम इसको छोटे में कहें तो इकोनॉमी जो है वो एक मेस में है कि आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें कहीं ज़्यादा हैं। ऐसे में कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि अगला जो बजट आने वाला है वो वास्तव में अच्छे दिन का एहसास कराने वाला बजट होगा? ऐसा है कि नकवी साहब विपक्ष में हैं और वो अपना जो बयान दे रहे हैं ठीक है, लेकिन आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को वहाँ के पोटेंशियल के मुताबिक देखिए। आज विश्व के अंदर, पूरा विश्व में सबसे अच्छी डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री कहीं है तो वो भारत है। विश्व के बड़े बड़े सर्वे भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती पर और आने वाले समय में भारत एक ताकत के रूप में, आर्थिक रूप में उभरने की ओर देख रहा है। किशनवीर चौधरी साहब, भारत गांव में बसता है, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, कैसे ये मुमकिन होगा? और क्या आपको लगता है कि 2018 में भी किसानों के मुद्दों से जुड़े ढेरों सवाल हैं, ढेरों चुनौतियां हैं वित्त मंत्री के सामने? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो किसान के उत्पादन की लागत को कम करना है, इनपुट कॉस्ट को, और उसके लिए बाजार मुहैया करने के लिए सरकार जिस योजनाओं पे चल रही है उसका परिणाम आने में अभी टाइम लगेगा। विजॉन मिश्रा साहब, एक आम आदमी वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीद करे, और क्या उम्मीदों का जो दायरा है सिर्फ टैक्स स्लैब तक सीमित रह जाए या उससे कहीं ज्यादा? मेरा कहना है कि आपको टैक्स स्लैब को बढ़ाना जरूर चाहिए इन टर्म्स ऑफ नॉन टैक्सेबल लिमिट्स को बढ़ाना कर हम सोचते हैं मिनिमम 5 लाख तक तो लाना चाहिए। जो एसेंशियल थिंग्स है, फूड पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आलू, प्याज, जो हम लोग डेली कंजम्पशन आइटम थ्रू 12 मंथ्स, लेकिन एक स्टेडी इनकम, एक स्टेडी प्राइसिंग, कंज्यूमर को भी स्लैब में राहत मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके दाम कम रहें, ये सुनिश्चित करें वित्त मंत्री अपने इस अगले बजट भाषण में। जो आम लोग हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से, या ये उन्हीं से जान लेते हैं, और किस तरीके की चुनौतियां नजर आती हैं और किस तरीके के सवाल हैं उनके? एक तो टैक्स स्लैब की जो बात आई है वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो 2.5 लाख के टैक्स स्लैब है वो कम से कम 4-4.5 लाख होना चाहिए, और जो 10 लाख के ऊपर आप 30% ले रहे हैं वो 10 लाख ना होके 10 लाख से 20 लाख का एक स्लैब और बनना चाहिए। सर, सवाल मेरा ये है कि किसान उपेक्षित क्यों रह जाता है हर बार इस बजट से? मेरा ये है कि जो निर्भया फंड हमने निकाला हुआ है उसका अभी मैं देख रही थी कि
पूरा यूज़ हुआ ही नहीं है। और देखा जाए तो महिलाओं पे पहले से बहुत ज़्यादा ही अत्याचार बढ़ गए हैं, तो वो क्यों हो रहा है? उसका जो फंड है पूरा महिलाओं को एक सुरक्षा प्रॉपर मिलना चाहिए। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बार का जो बजट है उसमें जितनी भी अल्कोहलिक चीज़ें होती हैं उन पे टैक्स दर ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि जो लेडीज़ की डेली नीड की चीज़ें होती हैं उन पे टैक्स दर बहुत कम होना चाहिए। तरुण चुग साहब, इस सवाल का जवाब पहले आप ही से लूँगा। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, और जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं वो सीधे वित्त मंत्री से हैं और आपकी पार्टी से भी, कि महिला सुरक्षा को लेकर जितनी रकम की ज़रूरत है क्या उसका आवंटन होगा, और उससे भी बुनियादी बात ये कि क्या उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी हो पाएगा। ऐसा है कि जो पहली बार निर्भया योजना आई थी तो उस समय बजट में रखते समय ये कहा गया था कि ये इसको इम्प्लीमेंट इस वर्ष में करना मुश्किल होगा, लेकिन सरकार चाहती है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और उस पर काम भी शुरू हुआ है। और इस चालू वित्तीय वर्ष में उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन आप मनोज घेरोला मेरा ऐसा कहना है कि महिलाओं जो बात अभी विजन मिश्रा कह रहे थे वो कह रहे थे कि, और जो सवाल भी यहाँ पर उठा कि जो टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव होना चाहिए, और जो एक सवाल में सुझाव भी दिया गया कि 10 लाख से ज़्यादा की आमदनी पर एक टैक्स स्लैब आप और क्रिएट कर सकते हैं। क्या इस तरीके की संभावना, इस तरीके की उम्मीद नज़र आती है? और इसी से जुड़ा एक सवाल और कि अगर 2.5 लाख की जगह 5 लाख तक टैक्स नहीं लिया जाएगा तो बुनियादी सवाल ये कि सरकार खर्चे कैसे आगे बढ़ा पाएगी? अगर हम देखें तो इस समय कॉर्पोरेट टैक्स में भी कोई खास बढ़ोतरी तो है नहीं, और जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने से वो भी नीचे की दिशा में ही जा रहा है। तो जो सरकार की आय है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा स्ट्रेस पड़ेगा, और ख़ास तौर से ये लास्ट बजट है तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना है, नई नई परियोजनाओं में खर्चा करना है। ग्रामीण क्षेत्र पे जैसा कि इस बारी उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। वित्त मंत्री जी ने बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उनमें खर्चा होगा। एक और स्लैब की संभावना इनकम टैक्स में एक और देखिए, ये अभी बातें चल रही हैं, दोनों बातें चल रही हैं कि या तो 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया जाए, या फिर ऐसा है कि बीच में एक स्लैब और कर दें। लेकिन वो स्लैब की बात चल रही है वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की स्लैब की बात चल रही है। बिजन मिश्रा साहब, एक सवाल इसी से जुड़ा आपसे भी, और वो ये कि क्या आप भी मानते हैं कि देखिए साहब, जब लोकसभा का अगला चुनाव आपके सामने हो तो इस तरीके के पॉपुलिस्ट मेजर आपको लेने पड़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? हम ये समझते हैं, मोदी जी ने ये स्लोगन दिया था कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। तो मेरा कहना है कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी लानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। हम आपको कह रहे हैं कि आप यदि स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लीजिए, हम लोग 1% भी नहीं खर्चा करते हैं हमारे जीडीपी के स्वास्थ्य को लेकर, जबकि मिनिमम 5% होनी चाहिए। हिलाल नकवी साहब, आपसे समझना चाहूंगा, आपको जो बात विजन मिश्रा कह रहे हैं आप इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से, आप भी कहेंगे कि देखिए साहब, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा कीजिए, शिक्षा पर ज्यादा खर्चा कीजिए। लेकिन सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, इस आजाद मुल्क में जितना खर्चा इन बुनियादी क्षेत्रों पर होना था वो आपके वित्त मंत्रियों ने भी अपने बजट भाषण में नहीं किया। गलती वहीं से शुरू हो गई। देखिए, लेकिन लगातार बढ़ता रहा है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से सामाजिक क्षेत्र में खर्चा कम ही होता चला आया है। तरुण चुग साहब, अगर हम जो सवाल हिलाल नकवी साहब खड़ा कर रहे हैं, बताइएगा कि ये कैसे अच्छे थे? जरूरतें हर साल बढ़ रही हैं और आरोप है आपके ऊपर कि आप तो बजट के आवंटन को हर साल उल्टा कम कर रहे हैं। तरुण चुग साहब, हालांकि हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है। नकवी साहब को समझ में गलती हुई है जी। पहले हम स्टेट्स को देते थे 32% शेयर, अब हमने उनका शेयर 10% बढ़ाया है। अगर जब आप टोटल बजट का 10% बढ़ाते हो तो आपके पास अगर पहले बांटने के लिए 68% था, अब आपके पास बांटने के लिए 58 बचा है, और 10% बढ़ाने से स्टेटों के पास सामाजिक कल्याण की स्कीमों में पैसा देने के लिए पैसा ज्यादा गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो है वो बजट के ऊपर कोई बात नहीं बता रहे हैं। आप हमको ये हिलाल नकवी साहब, आप भी तथ्यों के साथ अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। मनरेगा का मैंने उदाहरण दे सकता हूं, आप समझना नहीं चाह रहे। मैं आपको गिना सकता हूं साहब, जिसमें मौजूदा सरकार कहेगी कि हाँ हमने अपने बजटीय आवंटन को बढ़ाया है। किशनवीर चौधरी साहब, 2 आंकड़े तो मैंने बताए। किसानों का कर्ज 8.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, मनरेगा को बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। क्या विपक्ष के इस आरोप में दम है कि बजटीय आवंटन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और उल्टा कटौती हुई है? आप ये देखिए कि आप बाजार से किसानों को जो आज तक नहीं जोड़ा गया,
उसकी शुरुआत अगर इस सरकार ने की है, उसका परिणाम आने में मैंने पहले ही कहा था देर लगेगी, लेकिन एक शुरुआत तो अच्छी की है। और जो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को सरकार ने बढ़ावा दिया है और उसका ही वही रास्ता है इस देश में। अगर रोजगार हम चाहते हैं तो रोजगार के लिए हमारे पास यही है। आप उसकी बात बताइए। उसकी बात भी करेंगे। कागजों में हुआ है वो हमने नहीं पढ़ा है, आपको भी रोक रहा हूं। एग्रो प्रोसेसिंग में अगर इन्वेस्टमेंट कुछ देर के लिए, लेकिन 6:30 बजे लौटेंगे तो इसी मुद्दे से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि उद्योग जगत का मनोबल कैसे बढ़ेगा और जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तो इंडिया बोले में आज हम बात कर रहे हैं आम बजट की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का ये बजट होना चाहिए और साथ में ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वित्त मंत्री के सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं आर्थिक मोर्चे पर, जिसको ध्यान में रखकर इस बार का बजट सामने आएगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक और रिपोर्ट देखिए। कैसा होगा मोदी सरकार का पूर्ण आखिरी बजट? क्या लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में लोक लुभावन वायदे होंगे? पीएम मोदी साफ कर चुके हैं, बजट लोक लुभावन नहीं होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2018 पेश किया और इसमें भी साफ संकेत है कि बजट में जोर निवेश पर रहेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं। जानकारों के मुताबिक गांव, गरीब और किसान मोदी सरकार के इस बजट में इन्हें ज्यादा प्राथमिकता मिल सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में गांव, गरीब और किसानों से जुड़ी स्कीमों और मोदी सरकार की तरफ से अब तक उठाए गए कदमों पर खास जोर दिया गया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में 82% गांव अब सड़क से जुड़ चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि 2019 तक सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5 करोड़ 71 लाख किसानों को कवर किया गया है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विश्व की सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, बहुत ही सकारात्मक अपने ओपिनियन देती रही है। ये बजट देश की तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा देने वाला, देश के सामान्य से सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने वाला बजट आएगा। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बढ़ रहा है और ये ग्रोथ के लिए अच्छा संकेत है। सर्वे के मुताबिक ट्रैक्टर की बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में कृषि उपकरणों के लिए कुछ घोषणाएं मुमकिन हैं। इसके साथ ही जिस तरह से सर्विस सेक्टर में ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, उससे भी लगता है कि सरकार नई नौकरियों के लिए बजट में विशेष घोषणाएं कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिजोन मिश्रा साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। आम आदमी को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से, लेकिन वित्त मंत्री के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं और जब चुनाव आपके सामने हो तो चुनौतियां और उम्मीदों के बीच का जो सामंजस्य है, आपको लगता है ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है? नहीं, चुनौती हमारे हिसाब से चुनौती एक अपॉर्चुनिटी होता है। एक अपॉर्चुनिटी होता है ये दिखाने के लिए कि हम देश के लिए कितने सोच रहे हैं, उनके आम लोगों के लिए कितने सोच रहे हैं। तो अरुण जेटली साहब को ये सोचना होगा कि हम किस ढंग से कंप्लायंस को बढ़ाएं ताकि टैक्स कलेक्शन सिंपल, इजी और बहुत सिटीजन फ्रेंडली हो, ताकि तो लोग टैक्स देने में एक पेज का फॉर्म है, उसको आप भर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर लीजिए। नहीं, इसलिए फॉर्म का नाम सरल कर दिया। नहीं, सरल नहीं, फिर भी आपको हम बता रहे हैं, आप चार्टर अकाउंटेंट के बिना आप रिटर्न भर नहीं सकते हैं। बहुत सरल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो इस ढंग से होनी चाहिए कि एंड ऑफ द ईयर में सारे पैसे जो आप बजट की हो उसका जरूर इफेक्टिव मैनर से, एफिशिएंट मैनर से उसका पूरा एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर 20-21 लाख करोड़ का बजट है तो वो पैसा खर्च भी हो, ये भी सुनिश्चित करे सरकार। नंबर 1, सिर्फ लास्ट क्वार्टर में काम होता ना दिखे। एग्जैक्टली, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट्स को तब पैसे दीजिए जब स्टेट्स एफिशिएंटली काम करेंगे, उनको तब दीजिए जब उनको जरूरत है और वो करके दिखाया है कि उसमें तो सियासत बीच में आ जाएगी। तो परफॉर्मेंस उसमें बिजोन साहब सियासत बीच में आ जाएगी। जो कांग्रेस शासित राज्य अगर किसी का फंड रोक दिया, कोई भी बीच में आ जाए, हम इस पे पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और हम ये बार बार कह रहे हैं, जो
ऊपर एंड की जितने प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपेंसिव कार्स, अल्कोहल जैसे आम जनता कहे हैं, सिगरेट्स वगैरह, टोबैको, चूइंग टबैको पे क्यों नहीं आप टैक्स दे रहे हो? आप चूइंग टबैको पे टैक्स लीजिए, गुटखा पे टैक्स लीजिए, सारे ये सब जितने हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उस पे टैक्स बढ़ाइए। आम आदमी की उम्मीदों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को रोजगार भी चाहिए और रोजगार उद्योग क्षेत्र से आता है, इंडस्ट्री से आता है। उद्योग जगत की किस तरीके की चुनौतियां हैं, किस तरीके की उम्मीदें हैं और वो क्या चाहता है आपके हिसाब से वित्त मंत्री से, चाहे जीएसटी के मोर्चे की बात हो, कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो या ब्याज दरों में कमी की उम्मीद की बात हो? जी, कॉर्पोरेट्स ज़रूर चाहते हैं कि जो टैक्स रेट्स हैं वो उन पे घटाए जाएं। पिछले बजट में अगर आप देखें तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे टैक्स रेट्स घटा करके 25% कर दिए थे। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए जाएं, पर क्योंकि सरकार के पास इतने साधन नहीं है टैक्सेस के कलेक्ट करने के और जिसके हिसाब से वो एक्सपेंडिचर कर सके, मुश्किल लग रहा है कि वो कॉर्पोरेट टैक्सेस कम कर पाएगी। पर ये माना जा रहा है क्योंकि इस सरकार ने वायदा किया था कि टैक्स रेट्स कम करेंगे तो वो टैक्स रेट्स कम होंगे। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनर्जी सेक्टर एफिशिएंट हो तो हम चाहेंगे कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आ सके, जैसे सोलर पैनल्स क्रिएट करने में या कुछ और इंडस्ट्री जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे इनपुट कॉस्ट कम हो सके, उन सुविधाओं पे कर कम हो या उन पे टैक्स हॉलीडेज दी जाएं या कुछ और एसईजेड्स को अनाउंस किया जाए। लेकिन मनोज गैरोला साहब, आपको लगता है कि वित्त मंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि आपका फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, नवंबर के बाद ही वो आंकड़ा पार कर चुका है। दूसरी तरफ जो रेवेन्यू कलेक्शन की बात आप कह रहे थे वो अभी भी अपने आप में एक चुनौती है और चुनाव सामने है, लिहाजा एक पॉपुलिस्ट बजट भी आपको सामने रखना है। तो ये जो बीच का संतुलन है ये कैसे बनाएंगे वित्त मंत्री? देखिए, ये इस वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो बैलेंस कैसे बनेगा। अब इसके देखिए, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिएगा कि अगर आप इनकम टैक्स लिमिट में छूट देते हैं, वो उस 2.5 लाख से 3 लाख करते हैं तो रेवेन्यू में कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। उसी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर में अगर इंक्रीज़ करते हैं नई नई योजनाओं में, तो उससे भी हमारे फिस्कल डेफिसिट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ये सारा पैसा रेस करने के लिए गवर्नमेंट के सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो मार्केट में जाके बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा रेस करें या फिर जो एग्जिस्टिंग PSUs हैं जी उसको बेच के, उसमें उनकी जो इक्विटी है अपनी हिस्सेदारी बेच के वहाँ से पैसा रेस करें। इस साल का जो टारगेट था वो टारगेट था 72,000 करोड़ रुपए का करीब, और इस साल करीब 55,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इस माध्यम से रेस करे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, HLL के डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन की बात चल रही है, और इसी तरह नीति आयोग ने 23 कंपनियों की लिस्ट दी है जिसमें कि डिसइन्वेस्टमेंट संभव है। तो हो सकता है कि सरकार यहाँ से फंड रेस करे। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में किशनवीर चौधरी साहब बहुत संक्षेप में बताइएगा ज़रा। याद कीजिए 2008 का दौर, किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था भारत सरकार ने और उसका नतीजा दिखा था साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत के तौर पर। 2018 के बजट में क्या इस तरीके की किसी बड़ी योजना की उम्मीद करते हैं आप वित्त मंत्री से, जो ज़रूरी भी है? सबसे बड़ी जरूरत आज किसान को उसके उपज का मूल्य जो है अब मंडी में तो मिल नहीं रहा है। सरकार के नीति आयोग ने कहा कि भावांतर योजना, मेरा ये कहना कि भावांतर योजना से भी बाजार को आप नहीं संभाल पाएंगे। रिजर्व प्राइस की व्यवस्था पूरे देश में लागू करेंगे तभी सरकार इसे बचा पाएगी। किसानों को पैसे देना, कर्जा माफी, बार बार कर्जा माफी कोई समाधान नहीं है। और टैक्स में मेरा एक निवेदन है वित्त मंत्री से, पहले भी बहुत सारे लोगों की सलाह रही है कि टैक्स का जितना सरलीकरण करेगी सरकार उतना ज्यादा अच्छा है। साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री को एग्रीकल्चर क्षेत्र पर और खासकर ग्रामीण विकास के क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए? स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थीं जिनको आपको अमल में लाना था, वो अगर आप अमल में नहीं ला पाए तो वित्त मंत्री इस बजट से कम उसकी शुरुआत करें। देखिए, इस वक्त वित्त मंत्री के पास दोनों एंड के ऊपर चैलेंज है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चैलेंज है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी चैलेंज है। आप अगर देखिए कि बैंक का क्रेडिट क्रिएशन की अगर बात करें, बैंक क्रेडिट जिसको कहते हैं, वो आज़ादी के बाद से इतना कम कभी नहीं हुआ है।
अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो पिछले 13 साल में इससे कम इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं हुआ है। तरुण चुग साहब, तरुण चुग साहब, जो है जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। शासनकाल में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुए, जिस कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। ये आपकी दलील 2014 के बजट में समझ में आती थी, 2015 के में भी समझ में आ सकती थी, 16 के बजट में भी आ सकती थी। 2018 में आप क्या दलील देंगे साहब? ढेरों चुनौतियां हैं आपके सामने और कई मोर्चों पर मुश्किलें लगातार आपकी बढ़ रही हैं, स्वीकारिए इस बात को, खासकर नोटबंदी और जीएसटी के बाद। ऐसा है कि 2014 में जहां 12 लाख करोड़ रुपए की देश के खजाने के साथ चंपत लगी थी, उसको लेकर आज तक का जो लंबा सफर 4 साल हमारे वित्त मंत्री जी ने हर बार, और जो योजनाएं और जो परियोजनाएं, उससे बजट बढ़ा है। इस देश के अंदर हमारी सरकार का टारगेट है इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का युवा। लेकिन चुग साहब, आप भी इस बात से बहुत ज्यादा काम किया। इस बजट में किसान अभी भी आत्महत्या कर रहा है। एक बड़ी प्रति व्यक्ति औसत कर्ज इस देश में 1 लाख रुपया है साहब। रिकॉर्ड आत्महत्याएं। अरे किसान आत्महत्या कर रहा है सरकार की पुरानी योजनाओं के कारण। अरे 4 साल हो गए आपको सत्ता में रहते हुए। चुग साहब, आप 5,000 करोड़ को बढ़ाकर 2014 का लोकसभा चुनाव जीते हैं आप, 2017 का नहीं। और डिपिंग योजना हमने चालू की है कि अरे 2017 का चुनाव भी हम जीते हैं, 2016 में भी चुनाव हम जीते थे। और इस देश के अंदर चुनाव हर साल आते हैं। चुनाव का मुद्दा नहीं है। 3 चीजों को केंद्र में रखकर देश का गरीब, देश का युवा और देश का किसान, तीनों पे हमारी सरकार ने। चलिए, मैं जनता के पास भी पहुंचूंगा। जनता के मन में किस तरीके के सवाल हैं वित्त मंत्री के लिए इस बजट को लेकर, ये एक बार हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए इस बार इस बजट में जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए, जिससे फूड इंडस्ट्री का मार्केट अच्छी ग्रोथ कर सके। सर, आज किसान जितना मतलब खेती में लागत लगाता है वो इतना कमा नहीं पाता है, तो उसकी चीज़ों को क्यों, टैक्स को, मतलब उन चीज़ों को कम क्यों नहीं किया जाता? उस टैक्स को क्यों नहीं कम किया जाता? खेती फायदे का सौदा कैसे? सर, स्कूलों में फीस इतनी हो गई है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल के नारे का क्या होगा? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा इस बार बजट से या फिर नहीं? ठीक है, इनकम टैक्स की बात तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन गैरोला सर, 2 सवाल थे। पहला ये कि जो सर्विस सेक्टर है, जैसे सर ने अभी उठाया कि जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ पर कम से कम आप कुछ विचार कीजिए। हमारे देश में सर्विस सेक्टर वो है जिसका रोजगार के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से एक अहम योगदान है। आपको लगता है कि वित्त मंत्री की प्राथमिकता में सर्विस सेक्टर होगा? ये सवाल भी कहीं ना कहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि अब ये चीज़ें तो जीएसटी काउंसिल ही तय करेगा, तो मेरे को लगता नहीं कि ये इस बजट का पार्ट होगा या इसमें कोई लंबा चौड़ा इस पे कुछ वो होगा। लेकिन रोजगार एक चुनौती होगी। रोजगार तो देखिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब रोजगार के लिए अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों से जो फॉर्मल सेक्टर में जो रोजगार है वो 85% तक कम हो गया है, और नोटबंदी के बाद इनफॉर्मल सेक्टर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो इस बजट में सरकार का और ये जो रोज़गार कम हो रहा है, ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी और में जो निवेश है वो काफ़ी पहले से कम हो गया था, और वो यूपीए के टाइम से ही कम होना शुरू हो गया था जी। तो अब क्या अब इस सरकार को इस बजट में क्या करना पड़ेगा कि उन्हें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कई सारी परियोजनाओं में काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसके कारण कि उन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन इन सब के बीच हिलाल नकवी साहब, क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस बार का बजट मोदी सरकार अच्छे दिन का एहसास कराने वाले बजट के तौर पर कराएगी? देखिए, हमारी दुआ बिल्कुल ये है कि भारत की जनता को अच्छे दिनों का कम से कम एहसास ही हो जाए। अच्छे दिन तो नहीं देख पाए हैं, तो निश्चित रूप से वो सवाल हमारा उनके पास जाएगा ही जाएगा। आम बजट क्या अच्छे दिन का एहसास करा पाएगा? 2014 से लेकर आज तक अच्छे दिन का एहसास हुआ है, और ये उनके लिए बुरे दिन हैं जिनकी दुकान जहां पे आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। 10 जनपद से देश के धन को गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप करें कि सब कुछ अच्छा है, आपका हम बहुत एहसान मानेंगे। 2018 के आम बजट से पहले देखना होगा इन चुनौतियों का जवाब किस तरीके से देते हैं वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी राय, अपना अनुभव साझा करने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए।